करते हैं प्रबंध के कार्य। जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बिना उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप के आगे कुछ प्रोसेस अपनाई जाती हैं। जैसे सबसे पहला इसमें पॉइंट बताया गया कि प्रबंध की जब हम शुरुआत करते हैं तो पहला पॉइंट होता है नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग तो आप सभी लोग परिचित हैं कि प्लानिंग का तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी काम को कैसे करना है, काम का तरीका क्या होगा, कितना धन लगेगा, स्ट्रेटजी कैसी अपनाई जाए, कितने समय में काम कराना, कितने वर्कर इसमें लगाने। तो पहले सोच लिया जाता है कि काम को हम कैसे करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को प्राप्त कर सकें। तो प्रभावी ढंग से अपना कार्य करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्लानिंग। ये सबसे पहला पॉइंट है। इसके बाद क्या करते हैं, संगठन की आपने प्लानिंग कर ली है कि आपको काम कैसे करना है। अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों के समूह की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति किसी काम को नहीं करेगा। तो इसके लिए लोगों का समूह जब मिलकर किसी काम को करेगा तो लोगों के समूह के द्वारा क्या तैयार होगा दोस्तों, संगठन का निर्माण होगा। तो संगठन अपने उद्देश्य के लिए कार्यरत होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी जाती है ताकि वो अपने काम को बखूबी निभा सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कर्मचारी नियुक्तिकरण, क्योंकि संगठन का निर्माण हो चुका है, संस्था बन गई है। अब संस्था के निर्माण के बाद क्या है, जरूरत पड़ेगी लोगों की, जो लोग इसमें काम करने के लिए आएंगे। तो उसके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें नियुक्तिकरण किया जाएगा। नियुक्तिकरण के माध्यम से लोगों का चुनाव किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कार्य के अनुरूप है, योग्यता किसमें है कि कौन व्यक्ति जो है वो काम को अच्छे ढंग से करना जानता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उचित पदों के लिए आवेदन करते हैं, लोगों की नियुक्तियां ली जाती हैं। इट मीन्स कि लोगों को चुना जा रहा है कि हाँ भाई कंपनी में काम के लिए जगह खाली है। अब लोग जो अप्लाई करेंगे उनसे बातचीत की जाएगी, उनकी योग्यता देखी जाएगी, उनको नियुक्त किया जाएगा, उन्हें उनके पोस्ट पे छोड़ा जाएगा ताकि काम जो है वो अच्छे ढंग से हो सके। इसके बाद में जब वर्कर्स काम करने पे आ जाएंगे तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है निर्देशन। निर्देशन में इसकी काम के तरीके बताना। जो व्यक्ति आपने नियुक्त किए हैं, कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो पहले से जानते हैं काम के तरीके करने, लेकिन अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम का तरीका नहीं जानते या काम कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है या पूरी तरह से प्रॉपर काम की नॉलेज नहीं होती। तो उन्हें समय समय पर क्या करना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है, इन्हें काम के तरीके सिखाने पड़ते हैं। तो निर्देशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये नेतृत्व करते हैं लोगों का कि काम को कैसे करना है, किस ढंग से कार्य को करें कि कार्य इफेक्टिव तरीके से हो सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है नियंत्रण की। निर्देशन आपने कर दिया है, काम के तरीके बता दिए, अब आपको बस ये देखना है नियंत्रण के अंतर्गत कि काम जो है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि काम की गति धीमी है तो उसमें किन कारणों से काम जो है वो बेकार है। इसके अंतर्गत हम इन तथ्यों को पता लगाते हैं कि काम किन कारणों से लेट है, कहाँ हमारी गलती हो रही है, यदि जो गलती है उसको सुधारा कैसे जा सके, ये नियंत्रण के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। या नियंत्रण के माध्यम से क्या करते हैं कि हम अपनी कमियों को देखते हैं कि संस्था जो है वो कहाँ किस मुकाम पे पहुंची हुई है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण संस्था को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या काम अच्छा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो कहाँ कमी रह गई है, इसको दूर करने के लिए नियंत्रण का होना जरूरी। क्योंकि वर्कर्स को यदि अकेला छोड़ दें तो वर्कर्स काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। जब उन्हें दिखता है कि हाँ अधिकारी हमारे आसपास है या हमारे पास कोई व्यक्ति है जो सब संपूर्ण ज्ञान को रखे हुए, जो हमारे काम पे नज़र रखे हुए, तो वो क्या करते हैं कि अपने काम को सही ढंग से करते हैं। तो इसके लिए नियंत्रण का होना जरूरी है। बिना नियंत्रण के कार्य जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो कंप्लीट काम को उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए नियंत्रण जो होता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम कुछ और कार्य भी अपनाते हैं, जैसे प्रबंधन के विभिन्न कार्यों पर साधारणतः जो उच्च क्रम होता है उस पर क्या करते हैं, चर्चा भी करते हैं कि कोई डिसीजन यदि सही नहीं लिया है कि कौन सा डिसीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर डिस्कशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके माध्यम से एक प्रबंधक जो मैनेजर है वो पहले योजना को तैयार करता है, उसके बाद संगठन बनाता है, फिर निर्देशन देता है, लास्ट में वो नियंत्रण का उत्तरदायित्व संभालता है। तो इसके बाद कदाचित कार्य को एक एक करके कंप्लीट करता चाहता है और उद्देश्य भी उसके इसी प्रकार से प्राप्त होते चले जाते हैं। एक और पॉइंट आता है दोस्तों, समन्वय। समन्वय यानी तालमेल बना के रखना, कि तालमेल के द्वारा कोई भी व्यवसाय अच्छा होता है। कि सोचो यदि वर्कर्स में ही तालमेल ना हो तो उनमें आपसी विवाद की स्थिति हो जाती है, झगड़ालू स्थिति बन जाती है, जिसके अंदर क्या है कि संस्था अपने उद्देश्य से भटक जाती है। तो इसके लिए
समन्वय का होना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जो अच्छा मैनेजर होता है वो लोगों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है, समय समय पर उनके बीच में जाता है, उनसे बातचीत करता है ताकि विवाद या झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो आप कह सकते हो कि समन्वय, यदि पूछा जाए कि समन्वय है क्या, तो समन्वय एक शक्ति है एक प्रकार की, वह शक्ति जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। जो अन्य कार्य हमने अभी डिस्कस किए थे उन सबको क्या करती है, ये बांधने का कार्य करती है। दोबारा से समझें कि समन्वय एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो प्रबंध के सभी कार्यों को आपस में बांधने का कार्य करती है, सभी को एक सूत्र में बांधती है। ये समन्वय की प्रक्रिया होती है जो संगठन के कार्य में लगातार निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, जैसे क्रय करना, उत्पादन करना, विक्रय, वित्त जैसे इन सभी काम को ये आपस में एकजुट करके रखती है। समन्वय को अक्सर हम प्रबंध का एक भिन्न कार्य भी मान सकते हैं, परंतु प्रबंध का सार है, क्योंकि संगठन के जो सामूहिक लक्ष्य हैं उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एकता लाना जरूरी है, जो समन्वय के माध्यम से ही संभव होता है। समन्वय की प्रकृति, तो समन्वय की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है, सामूहिक क्योंकि संस्था से जुड़ा हुआ कार्य है, समूह में तो होगा, तो जो समन्वय है ये सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाते कि समन्वय ऐसे हितों को जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, समन्वय के अंदर कैसे हित देखे जा रहे हैं, कैसे लाभ देखे जा रहे हैं, जो एक दूसरे से भिन्न है अथवा एक दूसरे से संबंधित नहीं है, उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधि में क्या करती है, वो उसको एकता स्थापित करती है और एक केंद्र बिंदु प्रदान करती है, यानी सभी को केंद्रित कर दी है, सारी शक्तियों को जोड़ने का कार्य कर रही है, जो ये सुनिश्चित करती है कि काम जो है वो योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखें तो समन्वय कार्यवाही में एकता लाती है। कार्रवाई यानी प्रोसेस, जो भी वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, वो टीम स्पिरिट से हो रहा है, उसमें लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, निर्धारित लक्ष्य जो है वो क्रियाओं का संगठन अच्छा हो रहा है जिससे लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, इसके लिए समन्वय कार्यवाही में एकता लाने का प्रयास करता है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट यदि इसमें समझें कि समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जिस प्रकार से कार्य या व्यवसाय निरंतर चलता रहता है उसी प्रकार से प्रबंध निरंतर चलता रहता है। प्रबंध जब निर्धारित रूप से कंटिन्यू वे में चलेगा तो प्रबंध को संचालित करने के लिए समन्वय होना भी जरूरी है। तो प्रबंध के साथ साथ समन्वय जो होता है वो भी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। और समन्वय भी सर्वव्यापी कार्य, सर्वव्यापी जो हर एक क्षेत्र में जरूरी। दोस्तों जब भी देखो किसी व्यवसाय में या किसी भी कार्य को हम करने बैठते हैं तो अकेला कोई व्यक्ति काम नहीं करता, लोगों का समूह जब काम को करता है तो उनमें अलग अलग टैलेंटशिप होते हैं। तो काम यदि एक व्यक्ति को नहीं आ रहा तो समूह के द्वारा क्या होता है कि किसी व्यक्ति में कौन सा गुण अच्छा है, किसी में कौन सा गुण अच्छा है, तो सभी की क्वालिटी मिक्स जब हो जाती है तो सहयोगी वर्ग जो होता है वो बहुत प्रभावित तरीके से बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्रबंध को हम कहते हैं सर्वव्यापी, तो इसी प्रकार समन्वय जो है ये भी सर्वव्यापी कार्य होता है। और समन्वय जो होता है वो सोचा समझा कार्य, क्योंकि पहले से ही सोचा हुआ है कि लोगों को काम कैसे कराना है, उनमें तालमेल किस प्रकार से मतलब बनाना है, उनमें विवाद की स्थिति को दूर किस प्रकार से करना है, ये सभी समन्वय पहले से ही निर्धारित कर देता है। बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है समन्वय का महत्व। तो समन्वय का क्या महत्व है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि समन्वय का काम होता है प्रबंध की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनको आपस में जोड़ना, तालमेल स्थापित करना। के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो पहले से ही सुनिश्चित कर दिया जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे कैसे होंगे, कौन सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन किसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा, इसमें परिवर्तन जो होते हैं वो कैसे किए जाएंगे, कमज़ोर और जो परेशानियां आ रही हैं, जो निष्क्रियताएं आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है उसको कैसे शॉर्ट्स किया जाएगा, जो बड़े मुद्दे होते हैं उनके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। अब इसमें कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, आधार पर इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं, जैसे तकनीकी दृष्टिकोण से देखें या कई प्रकार से समन्वय को भी अलग अलग रूप में देखा जाता है। तो इसमें आप बताएंगे समन्वय के महत्व को 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है संगठन का आकार, की संगठन जो जहाँ संस्था कार्य करिए, जो संगठन है वो किस स्तर का, बड़े स्तर का या छोटे स्तर का। भाई बड़े स्तर का जो कार्य होता है ज़्यादातर समस्याएं वहीं आती है, क्योंकि छोटे स्तर में तो लोग काम को नियंत्रण में करते हैं, एक व्यक्ति सारे काम को देख सकता है, सब पे नज़र रख सकता है। लेकिन वही काम जब बड़े स्तर पे होता है तो वहाँ काम में नज़र रखना जो होता है वो बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं, लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो इसमें यही बता रखा है कि जब कार्य बड़े स्तर का होता है तो समन्वय की समस्या और अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशेष है,
हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं काम को बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं दूसरे की बात क्यों सुनूँ। तो वहाँ समन्वय की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो संगठन की आवश्यकताओं का एहसास करता है कि प्रत्येक की अपनी पृष्ठभूमि होती है, हर एक व्यक्ति का नज़रिया अलग है काम करने में, काम करने की सबकी आदतें अलग हैं। अब किसी व्यक्ति को किसी का काम करने का तरीका पसंद नहीं होता तो परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती, कभी कभी झगड़ालू स्थिति बन जाती है। जैसे एक अकेला व्यक्ति सदैव बुद्धिमत्ता से कार्य नहीं कर सकता। भाई हर एक व्यक्ति के अंदर IQ लेवल अलग होता है। कोई भी व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है, सोचो इतने सारे लोग हैं, कोई शार्प माइंडेड है, कोई थोड़ा कम माइंडेड है, कोई बिल्कुल ही डल माइंडेड है, तो सबकी अपनी सोचने की शक्ति अलग होती है, सबका अपना IQ लेवल अलग होता है। तो बिजनेस में भी ये देखते हैं कि हर एक तरह का व्यक्ति होता है। अकेला व्यक्ति करेगा काम, कभी होगा कभी नहीं होगा। वहीं जब बड़े संगठन की बात है, हमारे जो लोग काम करें, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो हर एक तरह का व्यक्ति उसके अंदर है। कोई टैलेंटेड है, तो जब समूह में वो कार्य करते हैं तो सभी की बुद्धि कहीं ना कहीं क्या होती है, वो विकसित हो जाती है। और एक दूसरे के अंदर जो हेल्प की, जो समन्वय की जो भावना है, जब वो जागृत होती है तो टीम वर्क काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि नई नई आइडिया, क्योंकि सोचो एक अकेला व्यक्ति सोचेगा, कैसा आइडिया आएगा, आइडिया आए नहीं आए, काम हो ना हो। लेकिन जब कई सारे व्यक्ति काम को करेंगे तो उनमें अलग अलग लोग अपने अलग अलग विचार जब प्रस्तुत करेंगे तो उनमें जो बेस्ट लगेगा, जो इजी लगेगा, लोग उसको अपना लेते हैं। तो ये होता है आपका इस संगठन के आकार पर डिपेंड करता है।